हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग थोड़ा सा कुछ मॉडर्न फिजिक्स के इस तरह के टॉपिक्स जहाँ से हमें रिवीजन करने की भी ज़रूरत बची हुई है, लाइक रेडियो एक्टिविटी में कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं वो हमें कर लेनी है। एक आध चीज़ें छोटी छोटी और देख लेंगे, किस तरह से न्यूक्लियस में क्वेश्चंस जो मेनली पूछे जा रहे हैं हम लोग पूरी तरह से बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें जहाँ से कुछ टॉपिक्स हम लोग चुन करके वहाँ पे देखेंगे किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरह से हमें उनको टैकल करना है। मतलब एक तरह से होता है ना कि जहाँ पर अगर हमने थोड़ा सा सीख लिया तो वहां से स्कोर करना इजी होता है। बेसिकली इस बारे में आज बात करनी है कि अगर इन फॉर्मूलों पे आपने अच्छे से ध्यान दिया कि अप्लाई किस तरह से करना है और ट्रिक्स मतलब कहाँ पर हमें लगानी चाहिए, तो वहां पर मार्क्स स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है। वो इस तरह के कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी में या न्यूक्लियर रेडियस में या कभी कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बिल्कुल आपको फॉर्मूले बेस्ड, और जरा सा आपने असावधानी बरती तो सवाल गलत, ठीक है ना। इस तरह की बात करते हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना, कि शेयर करने से क्या होगा कि बहुत लोगों को तक वीडियो पहुंच नहीं पाती, लेकिन आप क्या करेंगे, उन लोगों तक भी बात पहुंचाएंगे। आज तारीख कितनी है? 8, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि 13 को तो आपका एग्जाम है। 8, 9, 10, 11, 12, इन 5 दिनों में हम जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। हम लोगों को मिलके एक बोलते हैं ना कि पूरी तरह से सब कुछ झोंक देना है, ठीक है। 5 डेज चैलेंज, इसी तरह से मैंने इस वीडियो के लिंक में, सॉरी इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें 5 डेज चैलेंज डाला हुआ है। आप भी इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके #5 डेज चैलेंज के नाम से शेयर कीजिए, ठीक है ना। इन 5 दिनों में हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, जो जो हम कर सकते हैं, जो जो हमारी रीच में है। और आप कमेंट्स में जरूर लिखते रहना कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। मैं कोशिश जरूर करता हूं कि आप तक वो चीज पहुंचा सकूं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जब ज्यादा तरह के टॉपिक्स होते हैं, फिर उनमें से सेलेक्ट करना कि किस तरह पे हम किस पे हमें बात करनी चाहिए। जब ज्यादा लोगों का कमेंट आता है तो फिर लगता है ना कि इस टॉपिक पे काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें कवर कर सकूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत कहां से करेंगे हम लोग? रेडियो एक्टिविटी से। रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल सी चीज। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? एक इस तरह का प्रोसेस है जहां पे एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, अपने धीरे धीरे डिके होता है, कि इस तरह का प्रोसेस जो कि एकदम बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, वो होता है रेडियो एक्टिविटी। इसमें होता क्या है, एक भारी न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम हो गया, ठीक है ना, बड़े बड़े से जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिके होते हैं, उनमें से क्या होता है, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इस तरह के पार्टिकल्स डिके होते हैं और वो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। बहुत छोटे नहीं, वो उससे कंपैरेबल थोड़े से छोटे, समझ रहे ना। क्योंकि अगर एक भारी से न्यूक्लियस में से एक आध अल्फा पार्टिकल्स वगैरह निकल भी जाते हैं तो वो थोड़ा सा चेंजमेंट आता है, उसमें 2-4 न्यूट्रॉन प्रोटॉन के इधर उधर होता है, उसके अलावा ज्यादा चेंजमेंट नहीं आता। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे समय के साथ में जो रेडियो एक्टिविटी जब डिके होता रहता है, जो पार्टिकल जो होता है उसमें जो नंबर ऑफ सॉरी जो हमारे पास एटम होता है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं लगातार घटते हैं, ठीक है ना। और किस तरह से घटते हैं, किस रेट से घटते हैं, वो जो रेट होती है वो एक्सपोनेंशियल माइनस में होती है ना। इस तरह से कुछ होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, वो शुरुआत में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे n0, ये कब थे? शुरुआत वाले पार्टिकल। कौन से? शुरुआत वाले, जो शुरू में थे, ठीक है ना। e⁻⁻λT, यहां पे लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट। लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी टाइम शुरुआत में जब समय जीरो था, जब टाइम हमारा जीरो था, तो पार्टिकल्स कितने थे? n0। ये क्या थे? हमारे पार्टिकल जो हमने शुरुआत वाले लिखे हैं, ठीक है। और टी टाइम पर कुछ घट गए होंगे भाई, जब धीरे धीरे डिके हो रहा है तो कुछ पार्टिकल्स घट जाते हैं, और घट करके कितने बचते हैं? जो घटे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, ये बचे हुए पार्टिकल्स हैं। बात समझ आ रही है? ये वाले हमारे बचे हुए पार्टिकल्स हैं, जितने बच गए। अच्छा, नंबर ऑफ डिकेड पार्टिकल्स निकाल देते हैं। देखो समझो, शुरुआत में हमारे पास 100 पार्टिकल्स थे, ठीक है ना, 100 पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो डिके हो रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या एक्चुअल में, अगर इतने बचे हैं और शुरुआत मान लो हमारे पास शुरुआत में थे, मैंने बोला 100, ठीक है, और बचे हुए हैं 30, तो इसका मतलब डिके कितने हो गए? 70। ये क्या है? ये डिके हो गए। कैसे क्या हो गए देखते देखते, ठीक है। तो डिके हो गए, इसका मतलब क्या है? हमने किस तरह से निकाला? क्या हमने 100 में से 30 को घटा दिया। क्या हमने 100 में से, तो 100 क्या है? टोटल क्या होता है? n0। ये 30 क्या है? जो बचे हुए हैं। ये क्या है? बचे हुए। तो बचे हुए कितने होते हैं? ये, यानी -n0 e⁻⁻λT। ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ डिकेड पार्टिकल, इनको हम n प्राइम से दिखा सकते हैं। तो n प्राइम हमारे पास क्या आ जाता है? n प्राइम इज इक्वल टू n0 1 - e⁻⁻λT। क्या बात क्लियर है?
पक्का 100%? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, और दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, ठीक है। अगली बात क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ग्राफ इसका किस तरह का बनेगा, एक्सपोनेंशियल, इस तरह से घटता चला जाएगा, लेकिन कभी ये बिल्कुल जीरो पर नहीं पहुंचेगा। जीरो पर कब पहुंचेगा, जब टाइम हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। वो क्या कहते हैं, और इसमें क्या आता है, ये हमारा किसका है, एन वर्सेस टी का, एन प्राइम वर्सेस टी का ग्राफ किस तरह का बनेगा, ठीक है। ये किस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का, कि नंबर ऑफ डिकेड पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी कंप्लीटली एन नॉट नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा एन नॉट है यहाँ सबसे ऊपर, यहां तक बात क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा भाई, अब सवाल किस तरह से आते हैं इस पे, एक आध सवाल, और इसमें एक चीज और, वो क्या होती है हमारे पास, एक्टिविटी। क्या चीज, एक्टिविटी। इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ये क्या होती है कि ये वो रेट होती है, क्या होती है, ये वो रेट होती है जिस रेट से पार्टिकल डिके कर रहे होते हैं। क्या होती है, एक्टिविटी इज द रेट एट विच पार्टिकल्स आर डिकेइंग, यानी आर इज इक्वल टू, पार्टिकल्स किससे दिखाते हैं, एन से, यानी माइनस डी एन बाई डी टी, पार्टिकल्स आर इज इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी। और आप इसको यहां पर रखोगे तो आर क्या आ जाएगा, माइनस, देखो एक माइनस ये, ठीक है, और माइनस लैम्डा आगे जाएगा, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी लैम्डा एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और ये हमारे पास टोटल एन लिखा हुआ है, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू एन। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का 100%। एक्टिविटी किस तरह से हम लोग दिखाते हैं, क्या इसकी ग्राफ बिल्कुल सेम आएगा, आर इज इक्वल टू, आप इस क्वांटिटी को आर नॉट भी लिख सकते हो, क्या हो गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। क्या बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या यहां तक बात क्लियर है? पक्का। आई होप यहां तक की बात समझ आ रही होगी, आप इसको नोट कर लो। इस बारे में एक बहुत प्यारी सी कोट लिखी हुई है आर्थर वाइजर बुक में। क्या वो कोट लिखी हुई है, बहुत सिंपल सा चीज, लेकिन बहुत ज्यादा डीप बात है ना। क्या लिखा हुआ है, इस तरह से कोई लिखा हुआ है, लेस एंड लेस बट ऑलवेज सम लेफ्ट। कितना भी कम हो जाए लेकिन हमेशा कुछ थोड़ा सा बचा रहता है। ये बात बिल्कुल सत्य है हमारी उम्मीद के बारे में, कितनी भी कम क्यों ना हो लेकिन होती जरूर है। बिल्कुल सेम तरह से रेडियो एक्टिविटी के बारे में है कि हमारी जो उम्मीद है, उम्मीद का फॉर्मूला भी किस तरह से बनेगा, उम्मीद इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह से यहां पर रेडियो एक्टिविटी होती है कि आप कितना भी कम कर लो लेकिन ये जीरो नहीं होता है, कभी जीरो नहीं होता है। और जीरो कब हो रहा है, जब आप t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, यानी समय अनंत पर जाकर के, अनंत कभी समय आता नहीं, यानी हमेशा इसकी कुछ वैल्यू आएगी, यानी हमेशा कुछ पार्टिकल्स लेफ्ट होंगे उसमें, कभी भी पार्टिकल्स जीरो नहीं बचेंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो आई होप जो रेडियो एक्टिविटी है उसको मैं थोड़ा हद तक आपके दिमाग में बिठा पाया हूं कि कुछ फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं उसको एक आध सवाल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर। ठीक है, चलो उतारो इसको। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया था, IIT जैम 2008 में आया वो सवाल है, जैम 2008। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा था आपसे कि एक रेडियो एक्टिव आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसमें क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा है 75% इन 30 डेज, यानी वो लेफ्ट, यानी इतना बचा 75% बचा इन 30 डेज में। यानी अगर 30 दिन वो हमने छोड़ दिया उसको तो वो कितना बच गया, यानी 25% डिके हो गया। तो आपसे बोला गया कि बताओ उसकी हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जब जब न्यूक्लियस का या हमारे उस एटम का 50% जो होता है वो डिके हो जाता है। हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच द पार्टिकल इज डिकेड, पार्टिकल क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, द एटम इज डिकेड, द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डिकेड टू इट्स 30%। ठीक है, सब्सटेंस इज द राइट वर्ड फॉर दैट। ठीक है, 50%। ठीक है, तो 50% का मतलब n0/2 बचेगा, वो हमको टाइम निकालना है, कब बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। चलो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं करते, आराम से करते हैं। क्या होगा, 75% का मतलब 75 n0/100। क्या मेरी बात क्लियर है? 75% कितना हो गया, 75 इंटू n0/100, यानी 3 4, यानी आ गया 3 n0/4, यानी n की वैल्यू क्या है, 3 n0/4। फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। n की वैल्यू क्या है, 3 n0/4,
4 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। टी की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको आप ई को इधर भेजोगे एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, इधर बचेगा लैम्डा इंटू 30 इज इक्वल टू ln 4/3। करेक्ट है, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/30 इंटू ln 4/3। ठीक, अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू पता होगा, मैं डी के कांस्टेंट पता होगा। एक भाई देखो हमेशा किस तरह से सवाल दिया होगा, आपको एक कंडीशन दी होगी, उसके बेसिस पे आपसे दूसरी चीज पूछी होगी। तो यहाँ पर आपको कंडीशन ये दे दी गई और पूछ ये लिया गया, तो कंडीशन से हम क्या करेंगे, डी के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और जो दूसरा वाला सवाल है उसमें उसको पुट कर देंगे। तो सवाल में क्या बोला गया, हाफ लाइफ, यानी अब एन की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, एन नॉट बाई 2, तो रख दो एन नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1/30 इंटू टी, तो टी को मैं यहाँ कैपिटल टी लिखे हैं, इसको हम हाफ लाइफ से डिनोट करते हैं, टी अपॉन टी हाफ भी कुछ लोग लिख लेते हैं, t/30 इंटू ln 4/3। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, क्या जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा फिर से इधर, तो ln 2 और ये इधर आ जाएगा तो बचेगा अपॉन ln 4/3। ठीक है ना, सॉल्व ऐसे करना है ना आपको, इज इक्वल टू t/30। करेक्ट है, हाँ सही लिखा हुआ है। ठीक, t की वैल्यू क्या आ गई 30 ln 2/ln 4 माइनस ln 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, ln 2 की वैल्यू रख लो, ln 4 की वैल्यू रख लो, ln 3 की आप क्वेश्चन में भी दी होती है। ठीक है, वरना नहीं भी दी है तो आप कैलकुलेटर से निकाल के यहाँ पर रख सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर पता है ना, जब में कैलकुलेटर अलाउ होता है वहाँ पे आपको नहीं ले जाना है, पता चला अपना कैलकुलेटर लेके पहुंच गया उसमें, ये नहीं करना है, वहाँ पे उसमें स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर होता है जिसका आपको यूज करना होता है। ठीक है ना, तो टी हाफ ये हमारा निकल आएगा। ये कुछ मेरे ख्याल से इसका जो आंसर था वो 70 के आसपास कुछ आ रहा था, इस तरह से 70 या 69 के आसपास कुछ इस तरह से आ रहा था, 70 डेज। तो आप देख लेना, चेक कर लेना अपने हिसाब से क्या आ रहा है आंसर इसका। क्या मेरी बात क्लियर है? दूसरी बात, वीडियो को लाइक अभी कर देना, ठीक है ना, लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना, वो तो मतलब कंपलसरी चीज है कि लाल वाले बटन को तहस नहस कर देना है। ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखो पहले इसको उतार लो, एक क्वेश्चन जो IIT जैम 2012 में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। IIT जैम 2012 क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला गया है कि कोबाल्ट का एक आपको कोबाल्ट ही है ना, CO क्या होता है, कोबाल्ट होता है ना, केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है मेरी। ठीक है, 27, हाँ 27 कोबाल्ट, 27 CO60। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री हो सकता है भाई कुछ लोगों की अच्छी हो, लेकिन भाई मेरी तो बहुत खराब है केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक कोबाल्ट का न्यूक्लियस दिया गया, आपसे बोल रहा है कि इसकी हाफ लाइफ जो है वो है टी हाफ जो है दैट इज 2ln 2 into 10 to power 8 सेकेंड, ये है। ठीक है, 2ln 2 into 10 to power 8 सेकेंड। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम कोबाल्ट, कितना 10 ग्राम, इसकी एक्टिविटी आपको निकालनी है, एक्टिविटी ऑफ इन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हमें एक्टिविटी निकालनी है, तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या देखा था, एक्टिविटी R इक्वल टू क्या आता है, लैम्डा इंटू एन, फाइनली फॉर्मूला निकल के क्या आता है। ठीक है, एन क्या होता है और लैम्डा कहाँ से निकलेगा, देखो ध्यान से, जब भी हम हाफ लाइफ लिखते हैं तो हाफ लाइफ में जो फॉर्मूला निकल के आता है, ध्यान से देखो, तो अगर एन नॉट बाई 2 रखेंगे एन की जगह पर, इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। ठीक है, तो यहाँ एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, ln 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ, यानी यहाँ से टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, ln 2 बाई लैम्डा, और ln 2 की वैल्यू होती है, वो होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को भी याद रख सकते हो, तो इससे काफी हेल्प मिल जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का 100%? तो हमें हाफ लाइफ पता है, इसका मतलब हमें लैम्डा पता है, इसका मतलब हमें लैम्डा पता है, तो यहाँ से हम लैम्डा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो लैम्डा हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा जो हमारा आएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास 0.693 अपॉन 2 इंटू ln 2 इंटू 10 टू पावर 8। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? पक्का 100%? अब बचा क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस तरह से निकालेंगे, n इज इक्वल टू, ध्यान रखना किस तरह से करेंगे, पहले देखो क्वांटिटी कितनी दी गई, 10 ग्राम, जी हटा दो, 10 अपॉन इसमें जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो, इनटू हमारे पास एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6 × 10 टू पावर 23, ये आ गया हमारे पास n। इसी तरह से आपको करना है, टोटल जो आपके पास दिया गया है वेट अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ये पता हो गया। अब क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करा देना। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस लैम्डा इनटू n। अब आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? कैलकुलेशन पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आप खुद कर सकते हो कैलकुलेशन, बस इसका गुणा कराना है दोनों का, ठीक है ना। या तो 0 से 0 मर रहा है, ये 6 से 6 मर रहा है, ठीक है ना। 10⁻23 बच रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, L इंटू 10⁻8, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ आई है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? तो इसी तरह से जो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अप्रोच किस तरह से करना है, ठीक है। फॉर्मूले, पहली बात तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा याद रखने हैं। फॉर्मूले अगर नहीं याद होंगे तो क्वेश्चंस आपसे नहीं हिलने वाले। तो इसी वजह से मैंने फॉर्मूला शीट दी हुई थी आपको, वो आप अपने साथ रखेंगे, मतलब एग्जाम में नहीं पता चले कहाँ बांध के जा रहे हैं, जांग पे बांध के जा रहे हैं। वो नहीं, एक कोई उसमें था, एक स्टैंड अप कॉमेडी में बोलता है कि वो अपनी जांग पे बांध के जाता है, कौन सी थी यार, याद नहीं आ रहा है। तो वैसा मत करना, ठीक है। फॉर्मूला शीट अभी तक, जब तक घर पे हो तब तक लिमिटेड रखो, उसको रोज रिवाइज करते रहो इस 5 डेज चैलेंज के अंतर्गत, ठीक है। आपको इन 5 दिनों में लगातार मेहनत करते रहना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। अब एक आध छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। अच्छा, एक बात तो ये भी आती है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी में तो नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत आता है, जहां पर आपसे रेडियस वाले क्वेश्चन दिया जाता है। इस वाले फॉर्मूले पर R इज इक्वल टू आर, यहाँ पे ये वाला R नहीं है, ये एक्टिविटी थी। ये क्या थी? एक्टिविटी थी। और ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है हमारे पास? रेडियस है। R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3। यहाँ पे A क्या है हमारे पास? A क्या हमारे पास? मास नंबर। और R नॉट क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर। 1.2 फेम्टोमीटर। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं? एक क्वेश्चन में आया हुआ है कुछ इस तरह से, लेट मी चेक, होगा इसमें मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई हैव मास नंबर 216 216 एंड 64। इनके मास नंबर दिए हुए A1 A2, और आपसे बोल रहा है कि बताओ R1 R2 का रेशियो क्या होगा। अब देखो यहां से एक बात सुनो ध्यान से, सवाल तो आप खुद कर लोगे। अब आपको याद क्या रखना है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पर अगर आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद है, दिमाग में है जरा सा, तो क्वेश्चन मतलब मुझे नहीं लगता कि 20 सेकंड से ऊपर का है। क्यों? क्योंकि आप करना क्या है, R1/R2, क्योंकि भाई R से R नॉट कट जाएगा, डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू A1/A2 पावर 1/3, ठीक है। A1 पावर 1/3 करेंगे, 216 का 1/3 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 6 है ना, 36 का 216 अपॉन A2 यानी 64 करेंगे, यानी 4 16 64, 6/4 यानी 1.5। ये रेशियो आ गया है। कुछ 20 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है। मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सा एक सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, एक दो सेकंड, बाकी सवाल तो बहुत छोटा है। तो याद रखना है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस काफी आते हैं, ठीक है। R इज इक्वल टू नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3, और काफी कुछ पूछता है इसमें से, ठीक है ना। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक आध चीजें आपको और याद रखनी है जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। वहां पे क्या होता है, अक्सर हमें फॉर्मूला पता होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। कैलकुलेशन में कहां फंस जाते हैं, आप लंबा से कैलकुलेशन कर देते हो, और कभी कभी उसमें इधर उधर पॉइंट का भी अगर इधर होता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, याद करो कि जो टोटल हमारे पास एनर्जी होती है फोटोन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू, फोटोन की एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन। पता है ना ये वाला फॉर्मूला? ये पता है ना? यहां पे आपको एक्चुअली करना क्या होता है, जब भी हमको इस तरह से दिया हुआ कि एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया हुआ है, समथिंग इस तरह से कुछ दिया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर, ठीक है ना। मान लो लोगों ने इस तरह से लिख दिया 300 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होता है, एक्चुअल में करना ये होता है कि आपको ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है। HC की वैल्यू क्या इस तरह से लिखते हैं 1240 eV/nm। आपसे बोला गया कि एक फोटोन जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, वो एक इस तरह की मेटल सरफेस पे गिर रहा है जिसका वर्क फंक्शन 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या 1.2 नहीं, मान लो कि 0.5 ले लो, ठीक है ना। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये क्या हमारे पास? वर्क फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? वर्क फंक्शन। तो बताओ कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो अब ध्यान रखो, यहां पर आप लैम्डा लेके HC बाई लैम्डा जब करेंगे, HC बाई लैम्डा करेंगे, तो जनरली बच्चे करते क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बच्चे करते क्या है, H की वैल्यू रखते हैं 6.6 × 10⁻34, C की वैल्यू रखते हैं 3 × 10⁸, फिर लैम्डा रखते हैं 300 × 10⁻9, उसको नैनोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, और ये बड़ा सा कैलकुलेशन बन गया है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको करना क्या है, HC की पूरी वैल्यू रखनी। पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास? 1240
1240 EV/nm लिख के करना है, लिख के करना है। 1240 EV/nm अपॉन लैम्डा क्या दिया गया, 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही करना है बिल्कुल, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो हटाया, यहाँ पे पॉइंट लग गया, यहाँ क्या आ गया आपके पास 3 4 जा 12, 3 4 12 है ना, 3 एकम 3 बचा 1 और 3 तिरका 9, 4.13। ये आ रही टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन। टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन कितनी आई 4.13 ईवी, क्योंकि यहाँ ईवी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ गया। अब यहाँ पे आपको जूल वूल में जाने की जरूरत ही नहीं, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चलो, ठीक है। और करना क्या है, इस फॉर्मूले में आकर के पुट कर देना है। तो एच न्यू यानी एच सी बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4.13 EV इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको किस तरह से निकालनी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली है, प्लस वर्क फंक्शन कितना दिया गया 0.5, बस EV। तो आप इसको जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे फटाक से इसको घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 4.08 EV, यह गई काइनेटिक एनर्जी। तो डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आपको माथा पच्ची करने की कैलकुलेशन में जरूरत नहीं आपको। देखो एक बात ध्यान रखना, जब आप सोचते हो ना कि हमें तो कैलकुलेटर वहां पे दिया होगा तो हमें क्यों कैलकुलेटर का यूज ना करें, है ना। आप ध्यान रखना, जितनी देर आप कैलकुलेटर का यूज करो ना, उतनी देर आपने दिमाग से अगर काम कर लिया तो वो टाइम आपका बच जाएगा। और टाइम इसी तरह से समझदारी से आपको बचाना है वहां पर। ये नहीं है कि दुश्मन देखा और एकदम जाके भिड़ गए, कभी कभी समझदारी से वहां से धीरे से साइड से निकल लेना भी आपकी एक रणनीति होती है ना। सुना होगा आपने कि इस तरह से कभी कभी हमें जरूरी नहीं हर जगह भिड़ना होता है, हर जगह नहीं भिड़ना होता है, कभी कभी हमें साइड से बच के भी निकलना होता है। तो आपको इस तरह की स्मार्टनेस दिखा के कैलकुलेशन में बचना है, ठीक है ना। तो ज्यादातर आपको इस तरह की यूनिट्स का फायदा उठाना है, ठीक है ना, इस तरह की कैलकुलेशंस का आपको फायदा उठाना है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा क्लियर है तो इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। मैं बार बार इस तरह से बोल रहा हूँ कि जो 5 दिन बचे हुए इसमें लोगों के पास इस तरह की चीज जा पाए जहां से उनको कुछ बेनिफिट हो सकता है, ठीक है ना। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का 100% उतारो फिर। तो मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ आई होंगी। अब हम लोग बहुत ज़्यादा इस क्लास को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें अब मैंने आपको सिखाई, कुछ थोड़ा सा टाइम आपका लिया, तो आई होप ये टाइम आपका यूटिलाइज हुआ होगा। और आप लोग इस तरह से जिस तरह से कमेंट्स करते हैं उसी तरह से अपने कमेंट्स को बिल्कुल जारी रखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं, ठीक है। लगता है कि हाँ मेरा जो काम है वो आप तक पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। और एक बार किसी ने बोले मुझसे वो पूछा था कि आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ क्या लगती है, तो मेरा सिंपल सा उससे जवाब यही था कि जब मैं अपने चौक से सने हुए हाथ देखता हूँ ना, तो मुझे जो होता है ना आत्मसंतुष्टि मिलती है, ठीक है। आप सोच रहे होगे इस तरह से क्यों? क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना कि हाँ मैंने, अब ये मत सोचना कि जबरदस्ती सान के आ गए और इस तरह से खुद को देख के खुश हो रहे, नहीं। जब रिकॉर्डिंग के बाद की बात मैं कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग के बाद मैं जब अपने हाथ धुलने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में चौक लगी हुई है, तो मुझे इस तरह से फील आता है कि मैंने आज आपके लिए कुछ किया है, मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है, मेरी वजह से शायद आपको कुछ थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाए। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस वजह से मैं कभी ये नहीं देखता हूँ दिन है या रात है, पूरा टाइम बस आपके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल करने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है। तो आई होप मेरी जो एक छोटा सा प्रयास है, जो कोशिश है, आज वो कामयाब रही या नाकामयाब रही, आपके हाथ में है, ठीक है। आप बताएंगे मुझे, तो नीचे कमेंट्स जरूर करते रहना, ठीक है। चलो मिलेंगे अब अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना, पढ़ाई करो अच्छे से और खाने पीने का ध्यान रखो अभी इस समय कि बहुत ज़्यादा जरूरी है वो, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।